हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 2 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम फैराडे के प्रेरण के नियम उदाहरण 6.1, उदाहरण 6.2 और उदाहरण 6.3 को करेंगे। तो फैराडे का प्रेरण के नियम को समझने से पहले हम फैराडे और हेनरी के प्रयोगों के परिणामों को देख लेते हैं, जो हमने पार्ट 1 वीडियो में भी समझे थे। तो हमने समझा था कि किसी कुंडली में जब आप चुंबकीय फ्लक्स को समय के साथ परिवर्तित करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर उस कुंडली में उत्पन्न हो रहा है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इन्हीं 3 प्रयोगों के आधार पर फैराडे ने एक प्रेरण का नियम दिया, जिसे हम कहते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसे समझाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को समय के साथ परिवर्तित किया, और उसके बाद हमें क्या मिल गया? एक विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल गया। तो इसको हम समझते हैं। इसी चीज को फैराडे ने समझाया एक कथन के रूप में कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और उसको उन्होंने इस चीज से लिखा कि ई बराबर माइनस डी फाई बी बटे डी टी है। ये जो डी बटे डी टी है ये दिखा रहा है कि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, और ये जो माइनस चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह आपको ये बता रहा है कि विद्युत वाहक बल की दिशा किस तरीके से। हमेशा विद्युत वाहक बल की दिशा इस तरीके से होती है कि वो चुंबकीय फ्लक्स के में परिवर्तन का विरोध करता है। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उसका परिवर्तन का विरोध करता है। तो ई की दिशा ऐसी होती है। इसे हम अगले वाली वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। बस अभी ये समझ लीजिए कि माइनस चिन्ह, ये ऋण चिन्ह ई की दिशा को दिखा रहा है। अब यदि अगर एक बंद कुंडली है, उसमें फेरों की संख्या नहीं, जैसे अगर ये बंद कुंडली होती है तो फेरे होते हैं, अगर इसमें फेरे n है तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में यहाँ पे n भी दिखाते हैं अगर उसमें फेरों की संख्या है। अब उदाहरण 6.1। तो उदाहरण 6.1 में यह है कि प्रयोग 6.2 पर विचार करें। प्रयोग 6.2 क्या था? जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक C2 कुंडली थी। C2 कुंडली के साथ हमने एक बैटरी जोड़ी थी। बैटरी से हम C2 कुंडली में एक विद्युत धारा दे रहे थे। विद्युत धारा से C2 के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, और जब हम C2 को C1 के नजदीक या दूर लेकर जा रहे थे, C1 में भी एक धारा मिल रही थी जिसे हम G से नाप रहे थे, यानी धारा मापी से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रयोग में अगर धारा मापी में अधिक विक्षेप आपको प्राप्त करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? धारा मापी है आपकी C1 कुंडली में। तो सबसे पहले एक एक करके समझेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि कुंडली C2 के अंदर अगर आप एक नर्म लोहे की छड़ रख दें तो उससे क्या होगा कि C2 का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ जाएगा। उसके बढ़ने के कारण इस C1 से गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स होगा वो भी बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर धारा ज्यादा से ज्यादा मिलेगी और G में ज्यादा से ज्यादा विक्षेप देखने को मिलेगा। दूसरी एक चीज है, क्योंकि हम C2 में यहाँ पर इस बैटरी से ज्यादा मतलब बैटरी से धारा दे रहे हैं, जिससे कि C2 का चुंबकीय क्षेत्र है जो जब वो परिवर्तित हो रहा है तो C1 में एक धारा मिल रही है। तो अगर हम C2 को एक उच्च शक्ति की बैटरी से जोड़ दें तो जो C2 का चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ज्यादा प्रबल हो जाएगा, और वो ज्यादा प्रबल होने की वजह से C1 में ज्यादा धारा मिलेगी, जिससे कि G में ज्यादा विक्षेप मिलेगा। तीसरी चीज वो है जो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले आई होगी, क्योंकि जितना हमने समझ लिया, अगर आप C2 को C1 की तरफ तेजी से लेकर जाएंगे, यानी कि आप C2 को C1 की तरफ तेजी से लेकर जाएंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होगा जो C1 से गुजरेगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा धारा मापी में विक्षेप देखने को मिलेगा जब आप C2 को C1 की तरफ तेजी से लेकर जाएंगे। इसी में आपसे दूसरी चीज ये पूछी जा रही है कि धारा मापी की अनुपस्थिति में आप प्रेरित धारा की उपस्थिति को कैसे दर्शाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप धारा मापी ना लगाएं तो आप कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पे धारा है? क्योंकि धारा की उपस्थिति को दर्शाने के लिए आप धारा मापी यूज कर रहे हैं। तो ये आप दिखा सकते हैं, क्योंकि जब आप C2 को एकदम से पास लेकर आ रहे हैं या दूर लेकर जा रहे हैं तो फ्लक्स एकदम से चेंज हो रहा है, फ्लक्स एकदम से बदल रहा है, तो बहुत कम धारा आपको मिल रही है। तो आप जैसे टॉर्च में लगने वाले छोटे से बल्ब को अगर C1 से मतलब C1 वाली कुंडली में G से प्रतिस्थापित कर दे तो उससे क्या होगा? G की जगह आप अगर एक छोटा सा बल्ब लगा दे जैसे टॉर्च का जो होता है, तो उसको जलाने के लिए मतलब उसमें लाइट दिखाने के लिए आपको बहुत कम धारा चाहिए। तो आप C2 को या तो एकदम से पास लेकर आएंगे तो C1 को, या C2 को दूर लेकर जाएंगे एकदम से, तो आपको एक छोटी सी अवधि के लिए बल्ब थोड़ा सा जलता हुआ दिखेगा, चमकेगा, वो लाइट देता हुआ दिखेगा, क्योंकि सापेक्ष गति एकदम से होगी
तो आपको चुंबकीय फ्लक्स थोड़ी सी देर के लिए इसमें C1 में बदलेगा, तो आपको धारा दिखेगी G में, तो जो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगा इस यहाँ पे लगे हुए छोटे से बल्ब में। अब है उदाहरण 6.2। तो उदाहरण 6.2 ये है कि एक वर्गाकार लूप जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो अब आपको जो जो चीजें दी है आप वो लिखते रहेंगे। भुजा आपको 10 सेंटीमीटर दी, प्रतिरोध भी। ये पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। अब ये कहने का क्या मतलब है, ये आपके पास ये इस तरीके से दिशाएं होती है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये यहाँ पे पूर्व पश्चिम दिशा में रखा गया है ऐसे। अब लेकिन उन्होंने कहा ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर भी कहा है ना, तो ऊर्ध्वाधर क्योंकि वर्गाकार की 4 भुजाएं होंगी ना, ऐसी 2 और ऐसी 2, तो इसका मतलब ऊर्ध्वाधर रखा गया है ऐसे, यानी कि ऐसे। ये आयत जैसा बन गया लेकिन ये वर्ग है, ठीक है, मान के चलिए वर्ग है। अब आपने 0.10 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। अब आप आपने उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित किया तो वो कैसा होगा, उत्तर दिशा ये होती है, पूर्व ये होती है, तो उत्तर पूर्व क्या होगा, इनके बीच में, यानी कि इस तरीके से ऐसा, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो इनके बीच में क्या है, ये। ऐसे आपने चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित किया। अब चुंबकीय क्षेत्र को आगे ये कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकंड में घटाकर आप 0 तक लेकर आ रहे हैं, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे कुछ है, अब आप उसे इस तरीके से घुमा रहे हैं कि उसको 0 तक लेकर आ रहे हैं। 0 कहने का मतलब ये नहीं कि 0 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे कुछ कोण बन रहा होगा क्षैतिज के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ ऐसे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है आप उसको 0 कर रहे हैं, आप ऐसी स्थिति में लेकर जा रहे हैं कि वो 0 हो जाए, ठीक है। अब आपको कितने समय में आप ये करें, 0.70 सेकंड में। तो इस समय अंतराल में आपको निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा। तो आपने सब चीजें लिख दी, आपको क्या क्या दिया था। अब आपने प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो इसके लिए आपने कहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा है, आपने सबसे पहला फॉर्मूला इस जो अध्याय में पढ़ा है वो पढ़ा है फैराडे के प्रेरण के नियम में, जहाँ से आप प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालते हैं, तो वो आपने लिख दिया। यहाँ पे आप d/dt भी लिख सकते हैं, डेल भी लिख सकते हैं, चेंज हो रहा है, छोटा सा चेंज था इसलिए हमने डेल लिख दिया। अब डेल फाई बी को आप निकालेंगे। डेल फाई बी कैसे निकलेगा, इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र जितना था वहां पे चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे आप, और 0 लास्ट में हो जाता है, उसे तो आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि बी 0 हो गया आपका। तो आपने सबसे पहले निकाला प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स जो इस स्थिति में था। तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर BA cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है आपको ये समझना था, आपने इस तरीके से उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित किया था, ये क्षैतिज था। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो पूरा जब उत्तर दिशा होती है और पूर्व दिशा होती है, इसके बीच पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये वाली इसके बीच में है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 का आधा यानी 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा आप यूज करेंगे वो 45 डिग्री यूज करेंगे। इसीलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर कोई बच्चा इसे ध्यान से नहीं समझेगा और थीटा की वैल्यू उसको फिर मालूम ही नहीं होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में नहीं दी थी, या आपको समझ के लिखनी थी। तो आपको थीटा मालूम हो गया 45 डिग्री। अब आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिख दी 45 डिग्री, और आप इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू, ए 10 सेंटीमीटर था तो 10 गुणा 10 हो जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर को आप पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टेस्ला है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट। अब जब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला में है, यानी कि आपको सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ लिख दी, और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है। अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास ये इस फॉर्मूले में रखना है तो टी भी होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे लिख दिया, फिर कुछ चीज़ें अगर कट रही होंगी तो आप उसे काट भी सकते हैं। तो हमने ऐसे ही रखा। इसके बाद हमने देखा कि ई का मान क्या आ जाएगा आपके पास, जो आपने प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स था यानी फाई, ये फाई यहाँ लिख दिया, और बाद वाला 0 हो गया था क्योंकि यहाँ पे बी 0 हो जाता है, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा, और बटे डेल टी। अब यहाँ पर आपने ये वैल्यूज रख दी, आपने ये वैल्यू यहाँ रख दी, और डेल टी की वैल्यू थी 0.70, तो वो आपने रख दी, यहाँ पे वो वैल्यू आपने रख दी। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 मिली वोल्ट। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपको एक और चीज निकालनी थी, प्रेरित विद्युत वाहक बल से धारा, प्रेरित धारा, तो वो कैसे निकलेगी। अब देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका किस तरीके से काम करता है, वो जैसे किसी तार में प्रतिरोध होता है और उसमें एक आपके पास विभवांतर होता है, तो विभवांतर की तरह प्रेरित विद्युत वाहक बल काम करता है, ये हमने पार्ट 1 वीडियो में समझा था। तो यहाँ पे आपने सिंपल फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है R बराबर V/I। तो हमें क्योंकि I का मान निकालना, I को आपने उधर रख दिया, V की जगह आपने E रख दिया,
और R की जगह R। अब आपने E का मान अभी निकाला है और आपको R दिया है 0.5 ओम, तो आपने वो चीज़ वहाँ पे रख दी, ठीक है। और आपने इसे कैलकुलेट कर दिया, तो कैलकुलेट करके आ गया आपके पास I बराबर 2 गुणा 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास उदाहरण नेक्स्ट ये है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 500 फेरे और 2 ओम प्रतिरोध की एक वृत्ताकार कुंडली को इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया है। तो आपको क्या क्या चीजें दी है, त्रिज्या दी है, 500 फेरे यानी फेरों की संख्या दी है और आर दिया है आपको, और एक वृत्ताकार कुंडली है, इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये है, तो आपने इस तरीके से रखा और तल के लंबवत रखा, यानी कि इस तरीके से आपने इसके तल के लंबवत रखा, ये तल है और इसके ऐसे रखा आपने लंबवत। अब इसे अपने ऊर्ध्व व्यास के परितः 0.5 सेकंड में 180 डिग्री घुमाया गया। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का आकलन कीजिए। तो हमें दिया है कि समय कितना है, हमें समय दे दिया, हमें ये भी दे दिया कि आपने घुमाया कितना, 180 डिग्री, यानी कि अगर हम देखें क्षैतिज से इसका कोण देखें तो वो कितना बन रहा था, और फिर उससे हमने 180 डिग्री घुमा दिया, तो ये 180 डिग्री घुमाया तो 180 डिग्री बाद वाला है, तो अंतिम चुंबकीय फ्लक्स 180 डिग्री से आएगा। और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालना है, धारा, और यहाँ पे आपको दे दिया चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो सबसे पहले हम निकालेंगे E को, और वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पे N क्यों लगाया, क्योंकि हमें फेरों की संख्या दी गई थी अगर हमें फेरों की संख्या नहीं दी होती तो हम N का नहीं लगाते, जैसे हमने पीछे वाले उदाहरण में नहीं लगाया था। अब सबसे पहले हम प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स को निकालते, फिर अंतिम को, तो हमने सीधे कर दिया फाई प्रारंभिक माइनस फाई अंतिम। अब देखिए फाई प्रारंभिक क्या निकलेगा, BA cos थीटा। अब वहाँ पे cos थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि आपके पास क्षैतिज वाले के उसमें ही रखा गया है वो, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपने जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है वो इस तरीके से है, तो वो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इस B और A के बीच में आपका जो थीटा होगा वो 0 डिग्री का बन जाएगा। तो आपने B की वैल्यू रख दी, अब A की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वृत्ताकार है तो पाई R स्क्वायर, तो पाई की जगह आपने पाई लिख दिया और R की जगह आपने R की वैल्यू लिख दी। अब हमने यहाँ पे थीटा की जगह लिख दिया cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और बाकी इस चीज़ को हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास अंतिम चुंबकीय फ्लक्स भी आएगा, तो हमने इसे सॉल्व नहीं किया, अब हमने इसे ऐसे ही लिख दिया। और वेबर यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अब हमने निकाला अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, और थीटा यहाँ पे कितना होगा, हमें दिया था 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो यहाँ पे -1 या -1, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ गया, और ये चीज़ आपने यहाँ ऐसे ही लिख दी। अब आपने यहाँ पे ये लगा दिया, यहाँ पे दोनों मानों को आपने रख दिया, और यहाँ पे ये जो माइनस माइनस थी ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस यहाँ है और ये वाला माइनस यहाँ है अंदर, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आप इस तरीके से कॉमन लेके 2 को ऐसे लिख देंगे। अब हमने इसको इस तरीके से यहीं पर छोड़ दिया ताकि हम इसे आगे सॉल्व कर लें। अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारे पास n है, डेल फाई आ गया, डेल टी हमें दिया है, हमने इस तरीके से इन चीज़ों को लिख दिया इस फॉर्मूले में, जो जो चीज़ें हमें दी थी। हमने इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स है, पाई की वैल्यू आप 3.14 भी लगा सकते हैं या 22/7 भी, तो हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 3.8 गुणा 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। या आप इसे 3.8 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं, तब 10⁻³ नहीं लेंगे आप, क्योंकि 1 वोल्ट में आप कैसे लिखेंगे, अगर मिली में आपको लिखना होगा तो 10⁻³ वोल्ट लिखेंगे, 1 मिली वोल्ट बराबर। अब धारा का परिमाण आपको निकालना है, क्योंकि धारा भी आपको निकालनी थी, तो वो मैंने आपको जैसे लास्ट वाले उदाहरण में बताया था, तो ऐसे निकल जाएगा आपके पास, क्योंकि R बराबर V/I होता है, R बराबर V/I, तो V की जगह में हमने E लिख दिया और I की जगह I इधर ले गए और R की जगह R। तो अब हमें सारी वैल्यूज़ पता थी, E की वैल्यू हमें यहाँ से यहाँ पता लिख दी हमने, और R की वैल्यू 2 हमें पता थी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो I का मान होगा वो आ जाएगा 1.9 गुणा 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि इसका मात्रक होता है। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा फैराडे के प्रेरण के नियम को, और उसके आधार पर हमने 2 उदाहरणों को भी सॉल्व किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फैराडे का प्रेरण का नियम क्या है, कि जब आप प्रेरित विद्युत वाहक बल जो किसी भी कुंडली में उत्पन्न होता है, जब उसमें चुंबकीय फ्लक्स को आप परिवर्तित करते हैं तो उसका परिमाण कितना होता है, चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर, यानी E बराबर N डेल फाई
बट्टे डेल टी। यहाँ पे बी भी आप लगा सकते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स को दिखाएगा, एन उस कुंडली में फेरों की संख्या होगी। तो अगली क्लास में हम लेंज के नियम और ऊर्जा संरक्षण के नियम को पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।